जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्पेक्ट्रम डिफेंस एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे अपने सीडीएस और एनडीए के फिजिक्स के पीवाईक्यूज। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर एयरक्राफ्ट बीइंग इक्विप्ड विद कंडक्टिंग टायर्स। जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है उसके टायर्स को हम कंडक्टिंग बनाते हैं, क्योंकि जब हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाइट में उड़ता है तो फ्रिक्शन की वजह से इसके सरफेसिस पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं। अब लैंडिंग के टाइम पे उन सभी चार्ज पार्टिकल्स को अर्थ में ट्रांसफ़र करना इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो कंडक्टिंग टायर्स के साथ इक्विप्ड होता है, ताकि वो लैंडिंग के टाइम पे उन चार्जेस को अर्थ में ट्रांसफ़र कर सके। तो हमारे पास सही ऑप्शन होगा फॉर प्रिवेंटिंग स्पार्क्स वाइल दे लैंड ऑन द ग्राउंड। ये हमारे पास एग्जैक्ट सही आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे पास डी मार्क कर देते हैं हम सही आंसर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग इन एन अननोन मीडियम। Its wavelength is not known. It travels a distance equal to 150 times its wavelength in time t. अभी हमको टाइम की वैल्यू बतानी है, तो जो जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है उनको लिख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास एक चीज़ गिवन है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 300 हर्ट्ज है ना। और जो डिस्टेंस है वो कितनी है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो हमारे पास 150 टाइम्स लैम्डा है। और हमारे पास मान लेते हैं जो वेवलेंथ है वो हमारे पास लैम्डा होगी। तो अब अपने को बताना है कि इसकी जो इसको जो डिस्टेंस ट्रैवल की है वो कितने टाइम में की होगी। अभी जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसने जो टाइम पीरियड लिया है वो टी है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है। स्पीड क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है स्पीड। स्पीड कितना आया अपने पास 150 अपॉन 150 लैम्डा अपॉन टी टाइम। और जो स्पीड होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये भी हमारे पास स्पीड होता है। तो लिख लेते हैं वेवलेंथ कितनी है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी कितनी है 300। तो लैम्डा के साथ लैम्डा कट और टाइम की वैल्यू आएगी अपने पास 150 डिवाइडेड बाय 300। तो टाइम अपने पास आया 0.5 सेकेंड। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। एक बार रिपीट करता हूँ कि एक साउंड वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है और वो अननोन मीडियम में ट्रैवल कर रही है। उसकी वेवलेंथ हम लोगों को साफ सी बात है नहीं पता। इट ट्रैवल्स आर डिस्टेंस इक्वल टू 150 टाइम्स, जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 150 लैम्डा के बराबर है। फ्रीक्वेंसी मालूम है हमको, डिस्टेंस मालूम है, और जो उसको टाइम लगा है ये डिस्टेंस कवर करने में वो हमारे पास टी है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अपने पास स्पीड होगा, वो कितना होगा 150 अपॉन 150 लैम्डा अपॉन टी। और स्पीड हमारे पास होता है वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो अपने पास टी की वैल्यू आएगी जो कि 0.5 सेकंड है। तो अपने पास सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। उसके बाद हमारे पास आता है, एक्चुअली एक जियोग्राफी का भी क्वेश्चन कह सकते हो इसको, कि इन सन अर्थ सिस्टम द सन अर्थ एंड लैग्रेंज पॉइंट L4 क्या बनाता है। ये अपने पास बनाता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। होता क्या है, मान लेते हैं ये हमारे पास सन है, ये अपने पास अर्थ है, जो अर्थ है सन के चारों तरफ घूमती रहती है। जो जिस टाइम पे पोजीशन अर्थ के बीच और सन के बीच में पास होती है, उस टाइम पे जो बीच की डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच में उसको L1 बोलते हैं। इतनी ही दूर दूसरी तरफ जो हमारा पॉइंट होता है उसको L2 बोलते हैं। जो अपोजिट तरफ पॉइंट होता है वो L3 होता है, ये मैक्सिमम दूर होता है। जो हमारा L4 और L5 पॉइंट है वो ऊपर और नीचे होते हैं। और हमारा L4 सन और जो अर्थ है वो मिलके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। ये चीज़ नोट कर लेना यदि पहले नोट नहीं की हो। L1 L2 L3 हमारे पास लैग्रेंज पॉइंट होते हैं। ठीक है,
उसके बाद है हमारे पास रेस्ट मास ऑफ हिगन्स बोसोन इज एस्टिमेटेड टू बी। जो हमारे पास हिगोन बोसोन का जो मास है वो हमारे पास 100 GeV के इक्वल होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी ये हिग्स बोसोन क्या है? हिग्स बोसोन एक ऐसा पार्टिकल, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, उसी प्रकार हमारे पास हिग्स बोसोन भी एक पार्टिकल होता है जो कि हमारा हिग्स फील्ड में पाया जाता है। अब ये हिग्स फील्ड क्या है? जैसे हमारे पास कोई प्रोटॉन है ना, या फिर जो न्यूट्रॉन है, इनका मास होता क्यों है? इनका मास इसीलिए होता है क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इनको मास मिलता है। हिग्स फील्ड को एक ऐसे समझो, जैसे हमारे पास एक लेक है, लेक में हमने एक पत्थर फेंका, उसकी वजह से चारों तरफ रिपल्स बने ना, उसी प्रकार जो हमारा यूनिवर्स है ना, उसमें भी ऐसे ही रिपल्स होते हैं हिग्स फील्ड की फॉर्म में, और वहाँ पे हमारा हिग्स बोसोन पार्टिकल होता है जिसका मास 100 GeV के इक्वल होता है। ये चीज़ यदि नोट नहीं कर रखी हो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी इसको देखते हैं। द एल्यूसिव हिग्स बोसोन इज फाउंड वुड कंप्लीट द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। इट इज थॉट दैट मैटर ऑब्टेन मास बाय इंटरेक्टिंग विद हिग्स फील्ड। इफ Higgs does not exist according to the model, everything in the universe would be massless। जो हमारा ये हिग बोसोन पार्टिकल है, इसकी डिस्कवरी 2012 के आसपास हुई थी, जो कि यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है उसने हिग्स बोसोन की डिस्कवरी की थी 2012 के आसपास। ठीक है, आई थिंक सभी ने ये नोट डाउन कर लिया। आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कोबाल्ट, आयरन, सिल्वर और फेरिक क्लोराइड। जो हमारा सिल्वर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता। आई थिंक सभी को वो एग्जांपल्स याद होंगे, यदि याद नहीं है तो अभी याद करते हैं, ठीक है। डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के ये सभी एग्जाम्पल हैं, इनको एक बार ही पढ़ो अभी के अभी। उसके बाद पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स को अभी के अभी पढ़ो। उसके बाद फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स को पढ़ो, उसके बाद ही आगे जाना है, ठीक है। अभी पढ़ो। आई थिंक सभी ने ये सारी की सारी डायमैग्नेटिक की, पैरामैग्नेटिक की और फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है। यदि नहीं पढ़ी तो इसको अभी के अभी पढ़ो, उसके बाद ही आगे वीडियो चलानी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला, एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस इज द सेम वाइल लीनियर वेलोसिटी वेरीज। जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे सेम होगी और लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। उसके बाद लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इक्वेटर पे और मिनिमम होगी पोल्स पे। तो ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं सही कैसे है। जैसे मान लेते हैं अपने पास ये एक अर्थ है ना, ये अर्थ है तो यहाँ पे क्या है, एक इक्वेटर है। जो ये अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट सी है, यहाँ पे एक पॉइंट डी है ना। तो ए पॉइंट को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा? 24 घंटे। जो बी पॉइंट है इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा? 24 घंटे। उसी प्रकार सी पॉइंट को भी उतना ही टाइम लगा और डी पॉइंट को भी सेम टाइम लगा। अब जो हमारे चारों के चारों पॉइंट्स हैं, जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 कवर कर रहे हैं 24 घंटे में, मतलब कि इनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और जो टाइम लगा है वो भी सेम है। तो एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम होगी और लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि जो हमारा ए पॉइंट है इसने सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है और जो हमारा सी पॉइंट है इसने उतने ही टाइम में एज कंपेयर टू ए और बी पॉइंट इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल की है और डी पॉइंट ने सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल की है सेम टाइम में। तो ए पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बी पे थोड़ा कम होगी, सी पे थोड़ा और कम होगी और डी पे बहुत कम होगी। तो ये पहला पॉइंट समझ आया।
उसके बाद लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इक्वेटर पे और मिनिमम होगी पोल्स पे, क्योंकि जो इक्वेटर है वो हमारा एक ग्रेट सर्कल है, जो कि सबसे बड़ा सर्कल पॉसिबल है अर्थ पे। इसका डायामीटर, इसका सरकमफेरेंस सबसे बड़ा होगा। तो यदि सबसे बड़ा डायामीटर है, सबसे बड़ा सरकमफेरेंस है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम टाइम में। और जो पोल है वो तो एक पॉइंट है, तो वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतने ही टाइम में। तो पोल्स पे लीनियर वेलोसिटी मिनिमम होगी और इक्वेटर पे लीनियर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक के वर्किंग का प्रिंसिपल सभी याद रखेंगे, क्या होता है, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी इन सीजियम और रुबिडियम एटम। ये चीज़ अपनी नोट करेंगे सभी, यदि नोट नहीं कर रखी हो। अभी कुछ क्लॉक्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, सीजियम बीम एटॉमिक क्लॉक्स, हाइड्रोजन मास्टर्स और रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स। इनके एडवांटेजेस, एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस तीनों के बारे में लिखा हुआ है। 1 मिनट के लिए सीजियम बीम एटॉमिक क्लॉक्स को पढ़ो, उसके बाद हाइड्रोजन को और उसके बाद रुबिडियम को। ठीक है, अभी के अभी पढ़ो। यदि पढ़ लिया तो बहुत अच्छे, वरना वीडियो को एक बार पॉज करो और इन तीनों क्लॉक्स के बारे में पढ़ लो। ठीक है, और ये नोट डाउन भी कर लेना, सिंपल सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास है जेंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, जेंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप के बारे में पूछा हुआ है। ये जो जेंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप है ये हमारे पुणे में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में पुणे में सिचुएटेड है। यहाँ पे 30 पैराबोलिक एंटीना लगा रखे हैं, जो हमारे पास स्पेस से सिग्नल आते हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको थोड़ा सा उनके बारे में रिसर्च करते हैं। ये जो हमारा सेटअप है जेंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप का, ये अराउंड 30 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है पुणे में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास मल्टीपल पैराबोलिक एंटीनाज। इसके बारे में लिख लेंगे यदि पहले नहीं लिख रखा हो तो। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, इस तरीके से हमारे पास 30 एंटीनाज लगे हुए हैं। कहाँ पे, महाराष्ट्र में पुणे में। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पे है। ये जो बाहर से स्पेस से सिग्नल आते हैं उनको स्टडी करते हैं। ओके, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है और उसको रखा है जो एक इज यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, 25 सेंटीमीटर पे रखा है फ्रॉम द मिरर ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वो जो हमारी इमेज की फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होगी। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले या फिर पहले पार्ट्स में हमने 6 केसेस पढ़े थे, है ना। एक केस उसमें क्या था कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट एक फोकस पे रखा है तो जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो इन्फिनिटी पे होगी, और इसमें जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 होने का मतलब है कि फोकल लेंथ हमारे पास 50 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 25 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट को भी 25 सेंटीमीटर पे रखा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, तो इमेज की फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगी। दूसरा तरीका है कि तुम मिरर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव में होगी, और जो हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव में होगी। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास v की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है बहुत अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन वीनस एंड मार्स।
जो हमारे पास वीनस और मार्स का एटमॉस्फेयर है उसमें 95 to 97% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ये जियो का क्वेश्चन है, इसको फिजिक्स में स्किप कर देना, लेकिन नोट कर लेना। यदि जियो में पता था तो बहुत अच्छी बात, वरना इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारे पास 95 to 97% होगा। उसके बाद हमारे पास है कि इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड साउंड की किस में होगी। साउंड की मैक्सिमम स्पीड किस में होती है? सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होती है, उसके बाद लिक्विड्स में होगी, उसके बाद गैसेज में होगी। सॉलिड्स में भी सबसे ज़्यादा किस में होगी? जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी, डेंसिटी कम होगी तो साउंड की स्पीड कम होगी। इनमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारे पास स्टेनलेस स्टील की होती है, तो हमारी साउंड ऑफ स्पीड भी सबसे ज़्यादा स्टेनलेस स्टील में होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ द मून इज बोर्ड क्लोजर टू द अर्थ सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल डिस्टेंस। ठीक है, चांद को और धरती को थोड़ा पास पास में कर दिया है। जो डिस्टेंस पहले r थी, अभी इस डिस्टेंस को r/2 कर दिया है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या असर होगा? सिंपल, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला करो, लगाओ, F = G m1m2 डिवाइडेड बाय r²। क्या हमने मास में कोई चेंज किया है? मास में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बीच में जो डिस्टेंस है उसमें चेंज किया है। r की जगह पे तुम r/2 पुट करो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जब तुम r की जगह पे r/2 पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, तो तुम्हारे पास ये r/4 होगा। ये 4 तुम्हारा ऊपर जाएगा तो तुम्हारे पास बनेगा 4Gm1m2 डिवाइडेड बाय r²। ये पहले वाली फोर्स थी, नई फोर्स 4 टाइम्स हो गई है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर है ना। उसके बाद है हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में रिलेशन। वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसको एज इट इज़ याद भी करते हैं, तुम भी इसको एज इट इज़ याद भी कर सकते हो, लेकिन तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि C-0 डिवाइडेड बाय 100 - 0 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 212 - 32। जो हमारा 0 होता है ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और जो हमारे पास 100 होता है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल में। ऐसे ही फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो हमारे पास 32 होता है, और फ़ारेनहाइट स्केल में बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 212 होता है। वैसे तुम इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, और इसको सोल्व करोगे तो भी तुम्हारे पास यही चीज़ आएगी। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। C डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180। C डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 9। अभी इसको सोल्व कर लो। C इज इक्वल टू 5/9 F-32, या फिर इसको फ़ारेनहाइट को इस तरफ ले लो और सेल्सियस स्केल को ऐसे लिख लो, तो लास्ट में आंसर यही आएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी के क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से स्पीड किसकी सबसे ज़्यादा है और स्पीड सबसे कम किसकी है। स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और जिसका स्लोप सबसे कम होगा उसकी स्पीड सबसे कम होगी। अब डायग्राम को ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है? जो हमारा बी है उसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ए का स्लोप, और उसके बाद सी का स्लोप। मतलब कि जो बी की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगी, जो ए की स्पीड है वो उससे कम होगी, और जो सी की स्पीड है वो सबसे कम होगी। यही होता है। जो स्लोप होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा, या फिर हम स्लोप को ऐसे भी लिख सकते हैं y/x, है ना। इन दोनों चीज़ों से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इसमें हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा VB ग्रेटर देन VA ग्रेटर देन VC, क्योंकि VA का स्लोप VB का स्लोप और VC का स्लोप कंपेयर करें तो B का स्लोप सबसे ज़्यादा है, उसके बाद A का, और सबसे कम स्लोप हमारे पास C का है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर B हो जाएगा। सिंपल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास
अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की चीज़ें नहीं देख सकता पर पास की चीज़ें देख सकता है, मतलब कि इसको मायोपिया है, मायोपिया हो रखा है ना। अभी इसको हम बताना है कि कौन सा डिफेक्ट पॉसिबल है। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में हमारा जो आईबॉल है वो एलोंगेशन ऑफ आईबॉल होता है और एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस होता है। आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर होगा मतलब कि इसकी पावर इंक्रीज हो रही है, पावर इंक्रीज हो रही है तो जो हमारी लाइट रेज है ये इनको ज़्यादा पावर से कन्वर्ज कर रहा है और ये रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई है, इसीलिए ये मायोपिया की कंडीशन है। तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है और जो चौथी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, और जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट है और जो तीसरी स्टेटमेंट है ये गलत है ना। जो हमारे पास मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेस बायोपिया है, इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना नोट्स में से। यदि कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना, किस में आई बॉल बड़ा एलोंगेशन हो रहा है, किस में आई बॉल छोटा हो रहा है, किस में फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है, किस में फोकल लेंथ कम हो रही है। ये एक थोड़ा सा टेबल बना रखी है इसी से रिलेटेड। मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोलते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, इमेज रेटिना के आगे बनती है, आई बॉल एलोंगेट हो रही है, लेंस ज़्यादा पावरफुल बन रहा है, करेक्ट कॉनकेव लेंस से होगी। यही बातें हाइपरमेट्रोपिया के बारे में लिखी हुई है और यही बातें प्रेस बायोपिया के बारे में लिखी हुई है। यदि ये तुम लिखना चाहते हो नोटबुक में, नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, वरना इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी वी। इनमें से जो हमारी फोर्स है वो मैक्सिमम कब होगी, ये ऑप्शंस में पूछा हुआ है। एफ इज मैक्सिमम व्हेन बी वी एंड बी आर पैरेलल। यदि वी और बी पैरेलल है तो थीटा कितना हुआ, थीटा अपने पास 0 हुआ। जो हमारे पास फोर्स है वो मैक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। और थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, वेलोसिटी और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। जब हमारा थीटा मैक्सिमम होगा, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उस टाइम पे हमारी फोर्स मैक्सिमम होगी। साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 पे मैक्सिमम होती है, मतलब कि थीटा की वैल्यू 90 पे हमारी फोर्स मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि फोर्स मैक्सिमम जब होगी जब वी और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कि हमारे पास थीटा 90 होगा। सिंपल बात है, समझ आया क्वेश्चन अच्छे से पक्का सभी को। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है, सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रैवल एट अ स्पीड। सोनिक बूम जब बनती है जब हमारा जो सोर्स है साउंड का वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तुमने फाइटर जेट्स के बारे में ये बातें सुनी होगी कि कोई फाइटर जेट सब सोनिक होता है, कोई हमारे पास ट्रांससोनिक होता है, कोई हमारे पास सुपरसोनिक होता है, कोई हमारे पास हाइपरसोनिक होता है ना। तो ये हमारे पास सोनिक चीज़ है क्या, जो हमारे पास ट्रांससोनिक चीज़ है। ट्रांससोनिक चीज़ का मतलब है कि जो हमारे पास सोर्स है वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है जिस स्पीड से हमारी साउंड ट्रैवल करती है। सब सोनिक का मतलब है कि जो हमारे पास सोर्स है वो हमारे पास साउंड की स्पीड से कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। जो हमारे पास सुपरसोनिक है, पार्टिकल है या फिर कोई सुपरसोनिक सोर्स है, उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होगी। और जो हमारे पास हाइपरसोनिक है उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा होगी। 5 टाइम्स मतलब कि साउंड की स्पीड यदि 1 मैक है, मैक में मेजर करते हैं हम साउंड की स्पीड को, साउंड की स्पीड को हम मानते हैं कि वो 1 मैक होती है। इसका मतलब कि जो हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक पार्टिकल्स के लिए, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट के लिए जो हमारी स्पीड होती है वो हमारी 5 मैक से भी ज़्यादा होती है। आई थिंक ये चीज़ें सभी को क्लियर है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रैवल
ऑफ अ लाइट बीम फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है तो जो हमारी लाइट बीम है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। जब हमारी रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तब वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। वो डायग्राम आई थिंक सभी को याद है, यहाँ पे स्पेस नहीं है बनाने के लिए, तो आई होप वो सभी को याद है। यदि याद नहीं हो तो तुम डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेयरर से डेंसर में जा रही है, मतलब कि एयर से वाटर में जा रही है या फिर ग्लास में जा रही है ना, तो हमारे पास टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। यदि डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है। सिंपल सी बात है ना। तो आई थिंक ये ऑप्शन सभी को क्लियर है कि ये सही क्यों हुआ है। उसके बाद अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है कि, क्या कहता है, कहाँ पे गया, 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स a day। एक 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको डेली 10 घंटे के लिए यूज किया है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3 दिन में कितनी कंज्यूम करेगा। एक दिन में, एक घंटे में वो 100 वाट कंज्यूम करता है, तो 10 घंटे में कितना कंज्यूम करेगा, 1000 वाट कंज्यूम करेगा। मतलब कि एक दिन में 10 घंटे चलाया है, मतलब कि एक दिन में उसने 1000 वाट कंज्यूम किया है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3000 वाट कंज्यूम करेगा। और एक यूनिट हमारे पास है 1000 वाट के बराबर, तो इसका मतलब वो 3 दिन में 3 यूनिट यूज करेगा, है ना। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यदि मैं तुमको बोल दूं कि 1 यूनिट का जो बिजली का खर्च है वो है 10 रुपये, सपोज करते हैं ना, तो वो 3 दिन में कितने रुपए भरेगा, तो वो 3 दिन में बिजली के 30 रुपये भरेगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है और सिर्फ यूनिट्स भी पूछ सकता है। आई थिंक ये चीज़ सभी को क्लियर हो गई है कि कैसे हमारा 3 यूनिट आंसर आया है, ठीक है। उसके बाद पावर बतानी है लेंस की। लेंस जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में करते हैं कन्वर्ट, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये हमारे पास 1/10 मीटर बन जाएगा। अब हमारे पास पावर फोकल लेंथ का उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, तो हमारे पास 10 डायोप्टर आंसर हो जाएगा, है ना। जो डायोप्टर होती है वो पावर को मेजर करने के लिए यूनिट होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, सिंपल। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3 रजिस्टर इन जिसकी रजिस्टेंस 11 ओम, 22 ओम और 33 ओम, 33 ओम है, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस क्या होगी। पैरेलल में कनेक्ट किया है तो सोल्व कर लो भाई। 1/11 प्लस 1/22 प्लस 1/33 किसके बराबर होगा, 1/R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। एलसीएम ले लो, 33, 3 प्लस हमारे पास इधर हमारे पास आएगा नहीं 66 एलसीएम आएगा, एलसीएम ले 66, इधर आएगा हमारे पास 6, इधर आएगा हमारे पास 3, इधर आएगा हमारे पास 2, 6 7 8 9 10 11 डिवाइडेड बाई 66, तो हमारे पास इधर आएगा 1/6। ये हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट के बराबर है, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम, तो हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, वाई एक्सिस मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस होता है, वी मल्टीप्लाई टी होता है। वी मल्टीप्लाई टी किस चीज़ के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ रहा है, वही बात मैंने इधर यूज़ की है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर आया है, तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हमारे पास है अ पर्सन बर्न्स अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ, और उसको ई को सुनाई दी है 5 सेकंड बाद, तो हमको बताना है कि जो क्लिफ है, जो पहाड़ी है, वो कितनी दूर है। जो साउंड की स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड है। तो सिंपल सी बात है भाई, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा वो इंसान खड़ा है जिसने फायर क्रैकर बर्न किया है, और यहाँ पे एक क्लिफ है ना, तो साउंड वेव यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करेगी और यहाँ से वापस से यहाँ पे आएगी, तो ये
2 टाइम्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एक बारी क्लिफ की तरफ गई है, एक बारी वापस आई है, तभी तो इस इंसान को इको सुनाई दी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लगा दो अपना सदाबहार फॉर्मूला। डिस्टेंस कितनी है, 2d के बराबर है, स्पीड कितनी है 340 है, यहाँ पे डी ही लिखते हैं, यहाँ पे 2d लिखेंगे क्योंकि ये हमने फॉर्मूला लिखा है 2d। और टाइम कितना लिया है भाई, 5 सेकंड लिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और डी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। 340 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2। अभी इसको सोल्व कर लो, तुम्हारे पास डी की वैल्यू आएगी। डी क्या था हमारे पास, यहाँ से लेकर जो हमारा फायर क्रैकर जहाँ पे बर्न हुआ है, यहाँ से लेकर क्लिफ तक की डिस्टेंस डी थी। जो ये डिस्टेंस इधर गई साउंड वेव और वापस आई, इसने 2d डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में चीज़ें पुट करी है और इसको सोल्व करने के बाद 850 मीटर आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये भी सभी को क्लियर है। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। थैंक यू। जो नेक्स्ट पेपर होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, उनको अगली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू। जो भी चीज़ें तुमने पढ़ी है इनको नोट डाउन कर लेना। वैल्यू एडिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भाई। थैंक यू।